दीपा अपनी ननद को ढूंढते हुए बाहर आ गई। अरे दीदी, आप बैठ कैसे गई? बताओ भला, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए उठिए और सारे घर में झाड़ू पोंछा लगाइए। दीपा ने जैसे ही देखा कि उसकी ननद मनीषा अपनी माँ द्रौपदी और बगल की काकी जी के साथ बैठकर बातें करने में बिजी है, तो दीपा तुरंत ही किचन से भागती हुई आई और द्रौपदी जी और काकी जी के सामने ही मनीषा को बोलने लगी। दीपा को जब अपनी ननद से ऐसी कड़वी बातें करते देखा तो द्रौपदी जी के साथ साथ काकी जी भी हैरानी से दीपा को देखने लगी। बेटी की ऐसी बेइज्जती देख द्रौपदी जी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अभी वह कुछ बोलती इससे पहले ही काकी जी बोल पड़ी। अरे बहू, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? अपनी ननद से, ससुराल से आई है वो बेचारी, वो भी ऐसी हालत में है। ऐसे में तो तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए और तुम उससे घर के काम करवा रही हो। अरे फिर क्या फायदा बेचारी का मायके आने का? इससे अच्छा तो अपने ससुराल में ही रह जाती। काकी जी ने द्रौपदी जी के मन की बात कह दी। काकी जी की बात सुन दीपा ने कहा, नहीं नहीं काकी जी, आप समझ नहीं पाई शायद, आप मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन माँ जी से पूछिए, मैं अपनी ननद के साथ कोई अत्याचार नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो उनकी भलाई। द्रौपदी जी की ओर इशारा करते हुए दीपा ने कहा, मुझसे क्या पूछना है? मैंने क्या कहा है? बहू का ऐसा इशारा अपनी ओर देख बोल पड़ी द्रौपदी जी। अरे माँ जी, आप भी कितनी जल्दी भूल जाती हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैं बताती हूँ आपको, असल में क्या है ना काकी जी, जब दीदी की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए तो उनकी सास ने दीदी को यह कहते हुए मायके भेजा है कि तुम मायके जाओ। तुम्हारी माँ को ऐसे हालात की पूरी जानकारी है। उन्होंने अपनी बहू को अकेले अपने दम पर संभाला था। क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ऐसी हालत में उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से पता है। तभी तो उनकी बहू की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बस इसलिए दीदी की सास भी चाहती हैं कि दीदी का ऑपरेशन ना करना पड़े, उनका भी नॉर्मल ही बच्चा हो जाए। इसलिए तो उन्होंने दीदी को मायके भेजा है। लेकिन माँ जी तो बिल्कुल दीदी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। इन्हें तो बस अपने साथ बैठाकर यहाँ वहाँ की दिन भर गप्पे लड़ाती रहती हैं। बताओ, अगर कल को ऑपरेशन हो गया तो उनकी सास की कितनी बातें सुनने को मिलेंगी हमें। दीदी के मायके की इज्जत तो मुझे ही बचानी पड़ेगी ना। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। मैं इस घर की बेइज्जती होते हुए कैसे देख सकती हूँ? भगवान ना करे अगर कल को दीदी का ऑपरेशन हो गया तो उनकी सास तो पूरी जिंदगी ताने ही मारेगी ना हमें कि जिस डर से भेजा था वही हुआ। दीपा की बातें सुन द्रौपदी जी चिढ़ जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे बहू बस कर, बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। भगवान हो तुम, जो लिखा है वही होकर रहेगा। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर ऑपरेशन लिखा है तो ऑपरेशन होगा, तुम रोक नहीं सकती हो। बिल्कुल रोक सकती हूँ माँ जी, बिल्कुल रोक सकती हूँ मैं, इसीलिए तो कह रही हूँ ना। फिर भूल गई माँ जी आप? बड़ी ही मासूम बनते हुए दीपा बोली, माँ जी आपको याद है जब मेरा चौथा महीना लगा था तब से आप मेरे साथ कितनी मेहनत करती थी? आपको पता है काकी जी? आप काकी जी से बोल पड़ी दीपा। माँ जी मुझे पूरे दिन बस आधे घंटे के लिए ही आराम करने देती थी। सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ लगातार खड़ी रहती थी। घर के सारे काम करवाती थी जिससे मेरी नसें और मेरा बदन चलता रहे। झुककर झाड़ू लगवाती थी, झुककर पोंछा लगवाती थी, दिन में 2-2 बार सीढ़ियाँ साफ करवाती थी। यहाँ तक कि बर्तन भी किचन की सिंक में धोने नहीं देती। सारे बर्तन लेकर मैं नीचे बैठकर ही धोती थी, जबकि उस समय बैठने में भी दिक्कत होती थी। टांगों में तो सूजन हो जाती थी। इतना बड़ा पेट निकलने की वजह से जमीन पर बैठना भी मुश्किल था। नीचे बैठने उठने से बच्चेदानी की हड्डियां टाइट नहीं होती हैं, बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी होती है। जबकि उस समय डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था। फिर भी माँ जी ने डॉक्टर की एक बात भी नहीं मानी। उन्होंने अपना सारा ट्रीटमेंट अपने ही हिसाब से किया। यहाँ तक कि माँ जी आपको याद है एक बार मुझे कितनी बुरी तरीके से बुखार हो गया था। बदन दर्द से पूरा टूट रहा था। बिल्कुल उठने का मन ही नहीं हो रहा था मेरा। खाने पीने की बात तो दूर की थी, आपने मुझे बीमारी में भी आराम नहीं करने दिया, यह कहते हुए कि एक दिन का आराम हराम हो जाएगा, पेट कटवाना पड़ जाएगा। दवाई खिला खिला कर आपने मुझे चलाया है। आपकी ही वजह से तो मेरा नॉर्मल बच्चा हुआ है। फिर भला मैं वही सब कुछ दीदी को करवाकर उनका बच्चा क्यों नहीं नॉर्मल करवा सकती हूँ? है ना? सही है ना काकी जी? हाँ बहू, फिर तो सही है। तब तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तुम अपने सास का ही तरीका अपना रही हो अपनी ननद के लिए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब क्या है ना बहू, द्रौपदी माँ है, बेटी से काम करवाने में संकोच कर रही होगी, लेकिन तुम इस समय बिल्कुल संकोच मत करना। इस समय तुम्हें पूरी तरह मनीषा की नॉर्मल डिलीवरी पर ध्यान देना है। यहाँ तो काकी जी ने भी आग में घी का काम कर दिया। काकी जी की बात सुन दीपा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल काकी जी, तभी तो मैं किचन से भाग कर आई हूँ। चलिए दीदी उठिए, जल्दी करिए, जल्दी से आप घर की सफाई कर लीजिए, फिर आपके खाने का भी टाइम हो रहा है। भाभी की बात सुन मनीषा मुंह बनाते हुए द्रौपदी जी का मुंह देखने लगी। अब द्रौपदी जी भला काकी जी के सामने क्या ही बोलती। आखिरकार मनीषा को मन मारकर जाना पड़ा। पूरे घर की साफ सफाई करनी ही पड़ी। जिस काम के डर से वह सास को इतनी पट्टी पड़ाकर मायके आई थी, वही सारा काम उसे यहाँ भी करना पड़ रहा था। फिर क्या फायदा ऐसे मायके आने से? लेकिन बेचारी मजबूर थी। मजबूरी में उसने पूरे घर की सफाई की। इधर काकी जी के जाने के बाद द्रौपदी जी गुस्से में भागती हुई आई, दीपा के पास आई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी से घर की साफ सफाई करवाई, तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी घर के काम करेगी क्या? वह भी ऐसी हालत में? शर्म नहीं आई तुम्हें? ससुराल से आई है, ननद से ऐसे काम करवाते हैं क्या कोई?
सास का गुस्सा देख दीपा डर गई, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अरे माँ जी, अब इसमें कोई मैंने गलत काम कर दिया क्या? मैं तो दीदी की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ ना। मैं तो वही सब कुछ कर रही हूँ ना जो आपने मेरे साथ किया था। दीदी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो उनके लिए ही अच्छा होगा ना। और वैसे भी उनकी सास ने मुझे स्पेशल बोला था उनकी देखभाल करने के लिए, इसलिए कर रही हूँ बस। कहिए तो मैं उनकी सास को मना कर दूँ फ़ोन करके कि मैं कोई देखभाल नहीं करूँगी, ताकि कल को अगर कोई बात हो तो आप उन्हें जवाब दे सकें। रुकिए, मैं अभी फ़ोन करके मना कर देती हूँ। मुझे क्या पड़ी है फालतू में पागल बनने की। कहते हुए दीपा ने अपना फ़ोन उठाया और मनीषा की सास को फ़ोन लगाने लगी। तभी द्रौपदी जी घबरा गई। अगर बात बेटी की सास तक पहुंच गई तो कहीं बवाल ना हो जाए, वह बेटी को वापस ना बुला ले। इसलिए तुरंत फ़ोन छीनते हुए उन्होंने कहा, बस करो बहू, ठीक है तुम ध्यान रखो मनीषा का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अकेले ही करे, उसके साथ तुम भी लगी रहो। काम करवाने का तरीका होता है, नौकरानी मत बना कर रखो। भूलो मत कि वह तुम्हारी ननद है। मैं कहाँ भूल रही हूँ माँ जी, ननद है। मैं कहाँ भूल रही हूँ माँ जी, ननद है तभी तो फिक्र है ना। अब दीपा को बढ़िया बहाना मिल गया था। बात बात पर मनीषा की सास को फोन लगाने लगती, जिससे द्रौपदी जी बेचारी डर जाती। द्रौपदी जी वैसे भी बेटी के खाने पीने का ध्यान खुद ही रख रही थी, बहू के चलते बस थोड़ी मजबूर थी। नहीं तो उनका बस चले तो मनीषा को वह बेड से नीचे ही ना उतरने दे। द्रौपदी जी दीपा की चोरी से मनीषा को रोज भर भर के मेवे खिलाती थी, ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। एक दिन ऐसे ही वह मनीषा को अपने कमरे में बैठाकर अलमारी में से मेवे निकालकर पकड़ाती हैं और बोली, ले बेटा जल्दी जल्दी खा ले, इससे पहले कि बहू देख ले। हर चीज में नजर लगा के रखी है उसने। बताओ, शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो कहाँ से बच्चा पैदा करोगी। कहते हुए जैसे ही द्रौपदी जी मनीषा को मेवा देती है, तब तक दीपा भी वहां पहुंच गई और मनीषा के हाथ में से मेवे लेते हुए बोली, अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप सच में बहुत भुलक्कड़ हैं। फिर भूल गई ना कि मेवा मिश्री खाने से चर्बी बढ़ेगी। आपने ही बोला था ना मुझे, जब मेरे मायके से मेवा आया था, मेरी माँ ने भेजा था, तो आपने कैसे सारे मेवे मुझसे ले लिए थे, यह कहते हुए कि ऐसे में ज्यादा चिकना नहीं खाते हैं, शरीर की चर्बी बढ़ेगी। फिर आप दीदी को कैसे खिला सकती हैं बताइए। मेरी सारी मेहनत पर आप पानी फेरना चाहती हैं ना। लाइए ये सारा मेवा मुझे दे दीजिए। इतना सुनते ही द्रौपदी जी भड़क गई। बहू, आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है, देख रही हूँ मैं। कुछ दिनों से बिल्कुल तुम्हें सास ननद का डर नहीं रह गया है ना। छोटी छोटी बात लेकर तुम मेरे सर पर चढ़ के आ रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ से मेवे छीनने की। तो ठीक है माँ जी, मुझे क्या करना है, मैं तो जा रही हूँ। अभी दीदी की सास को फोन करके बोल देती हूँ कि दीदी को बुला लो। आप जानबूझकर ऑपरेशन की नौबत बना रही हैं माँ जी। बहू की धमकी सुनकर फिर से द्रौपदी जी डर गई और तुरंत ही नॉर्मल होते हुए बोली, अरे बहू मेरी बात सुन, ऐसे किसी के हाथ से छीनते नहीं हैं। एक दिन खा लेगी तो उससे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता माँ जी, एक दिन आराम करने से एक महीने की मेहनत बेकार हो जाती है। एक दिन मेवा मिश्री खा लेने से शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। यह सब तो आपने ही बोला था ना मेरे लिए। मैं तो आपके भूलने से परेशान हो गई हूँ माँ जी। दीदी को कोई भी मेवा मिश्री नहीं मिलेगी, कोई भी आराम नहीं मिलेगा। दिन में बस आधा घंटा सोना है, इसके बाद उन्हें लगातार चलना है, काम करना है। रोज सुबह छत पर जाकर सारे कपड़े धूप में डालने हैं सूखने के लिए, और शाम को याद से उन्हें लेकर आना है। घर के झाड़ू पोंछा करने हैं, सीढ़ियों की दो दो बार सफाई करनी है। यह काम तो रोज का है, और इस समय दीदी को अपनी जबान पर भी कंट्रोल रखना होगा। ठीक है ना दीदी। दीपा ने मनीषा से बोला, ठीक है भाभी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम खाने में तो ढंग का सा बना दीजिए। मत दो मेवा मिश्री, कम से कम कुछ अच्छा चटक सा ही बना दो। आज एक काम करो, बेसन की सब्जी बना दो, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। बेसन की सब्जी? हे राम, आपको पता है उसमें कितना तेल मसाला लगता है, जो पेट में जाकर गैस बनाएगा और आपको परेशानी होगी, बच्चे को परेशानी होगी। बिल्कुल नहीं दीदी, माँ जी ने मुझे पूरे 9 महीने दाल चावल रोटी सब्जी ही खिलाई है बस। शुद्ध सात्विक भोजन करने से बच्चे के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसलिए अभी बेसन की सब्जी को तो भूल ही जाइए दीदी आप। दीपा की बात सुन मनीषा अपनी माँ को देखने लगी। बेटी की हालत अब द्रौपदी जी के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। दीपा ने तो उसे खाने के लिए भी तरसा दिया था। अब द्रौपदी जी सब समझ रही थी, हो ना हो बेटी का ध्यान रखने के बहाने बहू मुझसे गिन गिन कर बदला ले रही है, या जानबूझकर वही सब काम कर रही है जो मैंने इसके साथ किया था। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को दे रही है। अगर कुछ कहो तो तुरंत बेटी की सास को फोन लगाने के लिए भी तैयार है, दीपा को रोकने के लिए। अब बस द्रौपदी जी को एक ही रास्ता समझ में आया। कुछ सोचते हुए द्रौपदी जी ने दीपा से कहा, बहू देख, मुझे अच्छे से पता है जो तू मनीषा का इतना ध्यान रख रही है, क्यों रख रही है। माना मुझसे गलती हो गई थी, समझ गई मैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। तुम जिस तकलीफ से गुजर मत करो तुम जिस तकलीफ से गुजर चुकी हो, वही तकलीफ मेरी बेटी को क्यों दे रही हो तुम। सास की बात सुनकर दीपा को अपनी प्रेगनेंसी के दिन याद आ गए कि कैसे अभी कुछ महीने पहले ही द्रौपदी जी ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। रो देती थी दीपा द्रौपदी जी के अत्याचारों से, लेकिन द्रौपदी जी कठोर दिल की, कभी दीपा के आंसू नहीं देख पाई। प्रेगनेंसी के समय नौकरानी से भी बदतर रखा था उसे, यहाँ तक कि उसे खाने के लिए भी तरसा दिया था।
यहाँ तक कि दीपा के मायके से जो भी उसकी माँ कुछ खाने को भेजती, द्रौपदी जी तुरंत ही वह सारी चीज लेकर अपने पास रख लेती, यह कहते हुए कि यह सब नुकसान करेगा। बस दीपा ने दाल चावल रोटी सब्जी ही खाए। खाने की उसकी इच्छा कोई मायने ही नहीं रखती थी। प्रेगनेंसी में ध्यान रखने के नाम पर नौकरानी की तरह काम करवाया। द्रौपदी जी ने खून के आंसू रुला दिए थे दीपा को, इसलिए आज दीपा जानबूझकर मनीषा के साथ वह सब कुछ कर रही है ताकि द्रौपदी जी को उनके किए का एहसास हो सके। और दीपा को यह बात भी अच्छी तरह से पता थी कि माँ जी को उनकी गलती का एहसास तभी होगा जब वही सारा कुछ उनकी बेटी मनीषा के ऊपर भी गुजरे तकलीफ का पता चलेगा। और आज वही हुआ। आज द्रौपदी जी के तेवर बदले बदले से थे। आज सास की जगह एक माँ दिखाई दे रही थी। दीपा अपने ही ख्यालों में डूबी थी कि तभी द्रौपदी जी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बहू कहाँ खो गई? बहू बना देना मेरी बेटी के लिए बेसन की सब्जी, उसका खाने का मन हो रहा है। बहू मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने गलती की है, आइंदा से फिर अब मैं तुम्हें कभी किसी चीज में रोक टोक नहीं करूंगी। यहाँ तक कि मैं खुद इस घर की जिम्मेदारियों से हाथ उठा ले रही हूँ। यह तुम्हारा घर है, तुम अपने हिसाब से चला लो, तुम्हारी जो इच्छा करे तुम वो करो, लेकिन मनीषा को छोड़ दो। कहते हुए काफी भावुक हो चुकी थी द्रौपदी जी। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि बेटी की तकलीफ देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बेटी के लिए बेबस द्रौपदी जी को देखकर दीपा को उनके ऊपर दया आ गई। और वैसे भी अब जब द्रौपदी जी को अपनी गलती का एहसास हो ही गया था तो फिर जानबूझकर ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी। फिर उसने भी आगे बढ़कर द्रौपदी जी से कहा, माँ जी अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, जब आपने खुद ही अपनी गलती मान ली है, तो मुझे और भला क्या चाहिए। मुझे तो बस आपको आपकी गलती का एहसास कराना था कि यह जो तकलीफ होती है यह चाहे बहू की हो या बेटी की हो, तकलीफ दोनों की एक जैसी ही होती है। मुझे तो बस आपको एहसास करवाना था जो शायद आपको हो चुका है। इसलिए अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। कहते हुए दीपा किचन में चली गई मनीषा के लिए बेसन की सब्जी बनाने। लेकिन द्रौपदी जी को सच में आज बेटी की वजह से बहू का दुख समझ में आ गया था। अपनी गलती का एहसास हो गया था उनको। देर से ही सही, कम से कम आने वाला समय दीपा के लिए सुकून भरा होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण।